दोस्तों नमस्कार। ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों, घटना चक्र जीएस दृष्टि आर्थिक एवं सामाजिक विकास के अंतर्गत इस वीडियो में प्रस्तुत है रोजगार, बेरोजगारी तथा कल्याणकारी योजनाओं से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य एवं जानकारी, जो आपके आगामी परीक्षाओं के सामान्य ज्ञान और सामान्य अध्ययन के भारतीय अर्थव्यवस्था खंड के लिए बहुत ही उपयोगी है। इसमें हम श्रम, कार्यशील जनसंख्या, बेरोजगारी तथा इसके प्रकार, बेरोजगारी की माप और भारत में संचालित प्रमुख कल्याणकारी योजनाओं को कवर करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। आर्थिक एवं सामाजिक विकास के अंतर्गत रोजगार, बेरोजगारी तथा कल्याणकारी योजनाओं से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य। सबसे पहले आइए जानते हैं दोस्तों रोजगार। तो रोजगार ऐसे व्यक्ति जो वर्तमान मजदूरी दर पर काम करने के लिए उपलब्ध हैं और उन्हें काम उपलब्ध है तो उन्हें कहा जाता है कि वे रोजगार में हैं। बेरोजगारी तो ऐसे व्यक्ति जो वर्तमान मजदूरी दर पर काम करने के लिए तैयार हैं लेकिन उन्हें काम उपलब्ध नहीं है तो उन्हें बेरोजगार कहा जाता है। और लेबर फोर्स यानी श्रम बल क्या है? तो दोस्तों, जनसंख्या का वह भाग जो संदर्भ अवधि के दौरान नियोजित थे, काम की तलाश में थे या काम के लिए उपलब्ध यानी बेरोजगार थे, उसे श्रम बल या लेबर फोर्स कहा जाता है। आइए जानते हैं श्रम बाजार समूह के बारे में। तो दोस्तों, श्रम बाजार समूह में देखिए यहाँ पर कार्यशील जनसंख्या में क्या क्या चीज़ें शामिल हैं। तो कार्यशील जनसंख्या के अंतर्गत जो श्रम बल और श्रम बल में शामिल नहीं, इस तरह से वर्गीकरण किया जाता है। श्रम बल में आप जान लीजिए कि बेरोजगार, इसके अलावा अंशकालिक बेरोजगार, और रोजगार में आप देख सकते हैं कि अंशकालिक रोजगार और पूर्णकालिक रोजगार, इस तरह से आपका वर्गीकरण किया जाता है। श्रम बल में जो शामिल नहीं हैं उनमें अन्य कारणों से काम की तलाश नहीं, इसके अलावा सेवानिवृत्त लोग और अस्थायी रूप से काम करने में अक्षम, ये श्रम बल में शामिल नहीं होते हैं। आइए देखते हैं श्रम बल भागीदारी रेट, जिसको कि शार्ट में LFPR कहते हैं। LFPR मतलब लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट। तो आप जान लीजिए दोस्तों, श्रम बल भागीदारी दर क्या होती है। तो कुल आबादी में श्रम बल के अंतर्गत आने वाले व्यक्तियों, अर्थात कहीं कार्यरत या काम की तलाश में या काम के लिए उपलब्ध के प्रतिशत के रूप में इन्हें परिभाषित किया जाता है। और श्रम बल भागीदारी दर श्रम बल बटे कार्यशील जनसंख्या गुणे 100 होता है। इसके अलावा दोस्तों, कामगार जनसंख्या अनुपात, जिसको WPR या वर्कर पॉपुलेशन रेशियो कहा जाता है, तो ये क्या है? तो कुल आबादी में रोजगार प्राप्त व्यक्तियों के प्रतिशत के रूप में इसे परिभाषित किया जाता है। बेरोजगारी दर या अनएम्प्लॉयमेंट रेट क्या है? तो श्रम बल में शामिल कुल लोगों में बेरोजगार व्यक्तियों के प्रतिशत के रूप में इसे परिभाषित किया जाता है। बेरोजगारी दर बेरोजगार बटे श्रम बल इंटू 100 से इसकी गणना की जाती है। आइए जानते हैं क्रियाकलाप की स्थिति के बारे में। तो क्रियाकलाप की दो स्थिति होती है, एक तो सामान्य स्थिति और दूसरा वर्तमान साप्ताहिक स्थिति। सामान्य स्थिति क्या है? तो दोस्तों, किसी व्यक्ति के क्रियाकलाप की स्थिति का निर्धारण निर्दिष्ट संदर्भ अवधि के दौरान उस व्यक्ति द्वारा किए गए कार्यों के आधार पर किया जाता है। जब सर्वेक्षण की तारीख से ठीक पहले के 365 दिनों की संदर्भ अवधि के आधार पर क्रियाकलाप की स्थिति का निर्धारण किया जाता है तो उसे उस व्यक्ति के सामान्य क्रियाकलाप की स्थिति के तौर पर जाना जाता है। और वर्तमान साप्ताहिक की स्थिति जब सर्वेक्षण की तारीख से ठीक पहले 7 दिनों के संदर्भ की अवधि के आधार पर क्रियाकलाप की स्थिति का निर्धारण किया जाता है तो उसे उस व्यक्ति की वर्तमान साप्ताहिक स्थिति यानी CWS, आप जान लीजिए, करेंट वीकली स्टेटस के रूप में जाना जाता है। आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण 2020-21 के आंकड़े आप देख लीजिए। वैसे ये परीक्षाओं के लिए उतना महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन इसमें ग्रामीण और शहरी दोनों को मिलाकर जो आंकड़े प्रस्तुत किए जाते हैं, इसमें लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट के आंकड़े आप जान लीजिए। श्रम बल भागीदारी दर, ये ग्रामीण क्षेत्रों में पुरुषों में ये 57.1%, महिलाओं का जो है दोस्तों 27.7% और व्यक्तियों के रूप में 42.7% है। शहरी क्षेत्रों में अगर प्रतिशत देखा जाए तो शहरी क्षेत्रों में
जो लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट है ये आप जान लीजिए कि पुरुषों का ये दोस्तों 58.4%, महिलाओं में 18.6 और व्यक्तियों के हिसाब से अगर जो देखा जाए तो 38.9% जो है इसका अनुपात होता है। ग्रामीण और शहरी दर के हिसाब से देखा जाए तो पुरुषों में 57.5, महिलाओं में 25.1 और व्यक्तियों के हिसाब से 41.6 होता है। WPR की गणना अगर जो किया जाए तो ग्रामीण क्षेत्रों में 54.1, महिलाओं का इसमें ग्रामीण क्षेत्र में महिलाओं का 27.1 और व्यक्तियों का 41.3%। शहरी क्षेत्रों का अगर देखा जाए तो WPR जिसको कामगार जनसंख्या अनुपात कहते हैं ये 54.9, महिलाओं का 17% और व्यक्तियों का 36.3%। ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में 54.9 और महिलाओं का 24.2 और व्यक्तियों का 38.8% होता है। UR की बात करें अगर जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट जिसको कि हम बेरोजगारी दर कहते हैं तो ये ग्रामीण क्षेत्रों में 3.9%, महिलाओं का 2.1% ग्रामीण क्षेत्र में और व्यक्तियों के हिसाब से 3.3% है, जबकि शहरी क्षेत्रों में 6.1%, पुरुषों का, महिलाओं का 8.6 और व्यक्तियों में 6.7% होता है। ग्रामीण और शहरी के हिसाब से देखा जाए तो इसमें पुरुषों का 4.5%, महिलाओं का 3.5% और व्यक्तियों का 4.2% ये मान आता है। अब आइए दोस्तों देख लेते हैं बेरोजगारी के प्रकार यानी काइंड्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। दोस्तों बेरोजगारी के कई प्रकार होते हैं, इसमें चक्री बेरोजगारी, घर्षणात्मक बेरोजगारी, मौसमी बेरोजगारी, अदृश्य या प्रच्छन्न बेरोजगारी और संरचनात्मक बेरोजगारी प्रमुख है। आप देखिए बेरोजगारी के प्रकारों में इसमें आप देख सकते हैं, इसके अलावा शिक्षित बेरोजगारी, प्राविधिक बेरोजगारी और अन्य बेरोजगारी ये बेरोजगारी के प्रमुख प्रकार हैं। अगर हम विकसित देशों में बेरोजगारी की बात करें तो यहाँ पर चक्री बेरोजगारी और घर्षणात्मक बेरोजगारी विकसित देशों में अधिक पाई जाती है। अल्प विकसित देशों की बेरोजगारी में संरचनात्मक और प्रच्छन्न बेरोजगारी और तथा संरचनात्मक और घर्षणात्मक बेरोजगारी ये बेरोजगारी दर के योग को बेरोजगारी की प्राकृतिक दर कहा जाता है। देखिए विभिन्न बेरोजगारी की अवधारणा को जान लेते हैं। चक्री या साइकिल बेरोजगारी जो साइक्लिक होती है, ऐसी बेरोजगारी जो समग्र मांग में कमी और निष्क्रिय उत्पादन क्षमता के कारण हो और मांग में वृद्धि के साथ समाप्त हो जाए, इसे चक्री बेरोजगारी कहते हैं। विकसित देशों में सबसे अधिक इसी प्रकार की बेरोजगारी पाई जाती है। घर्षणात्मक या संघर्षणात्मक बेरोजगारी में ये बेरोजगारी उस समय उत्पन्न होती है जब कोई व्यक्ति एक रोजगार को छोड़कर दूसरे रोजगार की तलाश में होता है। तो याद रखिएगा दोस्तों, घर्षणात्मक या संघर्षणात्मक बेरोजगारी उस समय उत्पन्न होती है जब कोई व्यक्ति एक रोजगार को छोड़कर दूसरे रोजगार की तलाश में होता है और इस प्रकार की बेरोजगारी प्रायः विकसित देशों के साथ साथ विकासशील देशों में भी देखने को मिलती है। मौसमी बेरोजगारी, तो ये बेरोजगारी कृषि क्षेत्र में पाई जाती है। कृषि कार्यों के समय तो श्रम बल को रोजगार मिलता है, किंतु कृषि के ढीले मौसम में श्रम बल को रोजगार नहीं मिलता है, इसे मौसमी बेरोजगारी कहते हैं। आइए जानते हैं अदृश्य या प्रच्छन्न बेरोजगारी के बारे में। दोस्तों किसी कार्य में देखिए अदृश्य बेरोजगारी या प्रच्छन्न बेरोजगारी कब होती है, तो किसी कार्य में आवश्यकता से अधिक लगे हुए लोगों को तकनीकी रूप से बेरोजगार माना जाता है और प्रच्छन्न बेरोजगारी प्राथमिक क्षेत्र में बहुतायत से पाई जाती है। संरचनात्मक बेरोजगारी क्या है, तो ये तब उत्पन्न होती है जब रोजगार के उपलब्ध अवसर और रोजगार पाने वालों की योग्यता में तालमेल नहीं होता है, यानी रोजगार की आवश्यकता के अनुसार बेरोजगार श्रमिकों की योग्यता नहीं होती है। विकासशील और अल्प विकसित देशों यानी भारत में भी संरचनात्मक बेरोजगारी पाई जाती है और इस प्रकार की बेरोजगारी पूंजी की कमी के कारण होती है। और आप जान लीजिए दोस्तों, भारत में बेरोजगारी के मापन के लिए राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन आंकड़े एकत्रित करता है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य है कि भारत में अनएम्प्लॉयमेंट या बेरोजगारी के मापन के लिए जो आंकड़ों का एकत्रण है वो राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन के द्वारा किया जाता है।
भारत में बेरोजगारी की माप किस तरह से की जाती है, तो आप जान लीजिए इसकी सामान्य स्थिति, चालू साप्ताहिक स्थिति और चालू दैनिक स्थिति के रूप में इसका मापन किया जाता है। तो आप जान लीजिए यूजुअल स्टेट्स, करेंट वीकली स्टेटस और चालू दैनिक स्थिति जो है ये भारत में बेरोजगारी की माप से संबंधित है। और सामान्य स्थिति में आप जान लीजिए दोस्तों बेरोजगारी की सामान्य स्थिति क्या होती है, इसको जानना जरूरी है। तो देखिए सामान्य स्थिति या यूजुअल स्टेटस में यदि कोई व्यक्ति वर्ष के आधे से अधिक दिनों यानी 183 दिन तक रोजगार प्राप्त नहीं कर पाता तो उसे सामान्य स्थिति का बेरोजगार माना जाएगा। दूसरा है चालू साप्ताहिक स्थिति। तो यदि सर्वेक्षण सप्ताह में किसी व्यक्ति को सप्ताह में 1 घंटे का भी रोजगार न मिले तो उसे चालू साप्ताहिक स्तर का बेरोजगार माना जाएगा। और तीसरा है चालू दैनिक स्थिति जिसको करेंट डेली स्टेटस कहते हैं। तो इसमें किसी व्यक्ति को एक दिन या किसी दिन विशेष में भी 1 दिन या 1 घंटे का रोजगार प्राप्त न हो तो उसे चालू दैनिक स्थिति का बेरोजगार माना जाएगा। दोस्तों आवधिक श्रम बल जो सर्वेक्षण होता है जिसको PLFAS कहा जाता है, इसमें जून 2022 के अनुसार देश में 2020-21 में सामान्य स्थिति के आधार पर बेरोजगारी दर जो है 4.2% रही है। कुछ प्रश्नों को देख लेते हैं जो परीक्षाओं की दृष्टि से इम्पॉर्टेंट हैं। अटल नव प्रवर्तन मिशन नीति आयोग द्वारा स्थापित किया गया है। जिस कार्य को कम व्यक्ति कर सकते हैं उस कार्य में अधिक व्यक्तियों का लगे रहना प्रच्छन्न या अदृश्य बेरोजगारी कहलाता है। प्रच्छन्न बेरोजगारी की स्थिति में सीमांत उत्पादकता शून्य होती है। असंगठित श्रमिक सामाजिक सुरक्षा अधिनियम वर्ष 2008 में पारित हुआ था और महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम वर्ष 2005 में अधिनियमित और 2 फरवरी 2006 से लागू हुआ था। अब आइए देख लेते हैं दोस्तों भारत में चलाई जा रही प्रमुख कल्याणकारी योजनाओं या वेलफेयर स्कीम्स के बारे में। और यहाँ से हर बार परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाते हैं। योजना, उसके प्रारंभ की तिथि और वो योजना किस उद्देश्य से संचालित की जा रही है इसके बारे में। सबसे पहले आइए जानते हैं प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के बारे में। तो इस योजना का प्रारंभ 24 फरवरी 2019 को हुआ था। गोरखपुर उत्तर प्रदेश से इसकी शुरुआत हुई थी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। और जान लीजिए दोस्तों प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि 1 दिसंबर 2018 से लागू हुआ था और इस योजना का उद्देश्य सभी पात्र परिवारों को प्रतिवर्ष 6,000 रुपये की आर्थिक सहायता आधार ग्रुप से जुड़े बैंक खातों में 3 किस्तों प्रत्येक किस्त 2,000 रुपये में उपलब्ध कराना, ये प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का जो है उद्देश्य था। एक महत्वपूर्ण योजना है प्रधानमंत्री जीवन योजना, आप देख सकते हैं दोस्तों। और प्रधानमंत्री जीवन योजना जो है ये 28 फरवरी 2019 को आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति द्वारा मंजूरी प्रदान की गई। जीवन योजना का पूर्ण नाम जो है जैव ईंधन वातावरण अनुकूलन फसल अवशेष निवारण है। और आप जान लीजिए इस योजना का उद्देश्य लिग्नोसेलुलोजिक बायोमास का उपयोग करके एकीकृत बायोएथेनॉल परियोजनाओं को वित्तीय सहायता प्रदान करना है। संबंधित समिति इसमें जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में गठित की गई थी। तो याद रखिएगा प्रधानमंत्री जीवन योजना 28 फरवरी 2019 को आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति द्वारा मंजूरी दी गई और इसका पूरा नाम जैव ईंधन वातावरण अनुकूलन फसल अवशेष निवारण है। एक महत्वपूर्ण योजना आप देख लीजिए किसान मान धन योजना है। प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना ये 31 मई 2019 को प्रारंभ हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रथम मंत्रिमंडलीय बैठक में योजना को स्वीकृति दी गई। और दोस्तों प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना के लिए जो अर्हता या क्वालिफिकेशन है इसमें शामिल किसानों की आयु 18 से 40 वर्ष निर्धारित की गई है। प्रावधान ये है कि 60 वर्ष की आयु प्राप्त करने पर 3,000 रुपये न्यूनतम निर्धारित पेंशन देना होगा और योजना के पात्र किसान द्वारा किए गए अंशदान के बराबर राशि केंद्र सरकार द्वारा पेंशन निधि में जमा किया जाता है। जल जीवन मिशन जिसको शॉर्ट में JJM कहा जाता है, तो आप जान लीजिए दोस्तों जल जीवन मिशन योजना 15 अगस्त 2019 को प्रारंभ हुई और इसका उद्देश्य 2024 तक सभी ग्रामीण घरों में पाइपलाइन जलापूर्ति हर घर जल योजना को सुनिश्चित करना है।
प्रधानमंत्री किसान संपदा, तो आप जान लीजिए प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना जो है ये केंद्र प्रायोजित योजना है और इसको मई 2017 में मंजूरी मिली है। आप जान लीजिए संपदा का पूरा नाम है स्कीम फॉर एग्रो मैरीन प्रोसेसिंग एंड डेवलपमेंट ऑफ एग्रो प्रोसेसिंग क्लस्टर्स, और इस योजना का पुनर्नामकरण 26 मई 2017 के इसका पूर्व नाम किसान संपदा योजना था। वर्तमान में प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना इसका नाम है PMKSY, और इसका लक्ष्य खाद्य प्रसंस्करण या फूड प्रोसेसिंग क्षेत्र की तीव्र वृद्धि को गति देना, किसानों को बेहतर मूल्य दिलाना, किसानों की आय दोगुना कराना और ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के बृहद अवसरों का सृजन करना और कृषि उपज की बर्बादी में कमी लाना है। सौभाग्य योजना दोस्तों, तो ये प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना, इसको सौभाग्य योजना कहा जाता है और इसका शुभारंभ आप देख लीजिए 25 सितंबर 2017 को किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती पर सौभाग्य योजना का शुरुआत किया गया है और इस योजना का उद्देश्य ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में सभी घरों का विद्युतीकरण करना और गरीब परिवारों को निःशुल्क और अन्य परिवारों को 500 रुपये के भुगतान पर विद्युत कनेक्शन उपलब्ध कराना है। और इसका फाइनेंस या वित्तीयन ग्रामीण क्षेत्रों में जो है 14,025 करोड़ रुपए, शहरी क्षेत्रों में 2,295 करोड़ रुपए और कुल परिव्यय 16,320 करोड़ रुपए है। और योजना का परिचालन REC यानी ग्रामीण विद्युतीकरण जो है आयोग के द्वारा किया जा रहा है। एक महत्वपूर्ण कल्याणकारी योजना है प्रधानमंत्री वय वंदना योजना। तो इस योजना का प्रारंभ 21 जुलाई 2017 को किया गया और ये पेंशन योजना है। 31 मार्च 2023 तक के लिए इस योजना का विस्तार किया गया है और संचालन इसका भारतीय जीवन बीमा निगम के द्वारा किया जाता है। योग्यता ये है कि 60 वर्ष या उससे अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिकों के लिए ये योजना है। इसका शुभारंभ अरुण जेटली द्वारा, जो कि तत्कालीन केंद्रीय वित्त मंत्री थे, उनके द्वारा किया गया है। अगला है दोस्तों प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना। ये बहुत ही महत्वपूर्ण योजना है। आप देख लीजिए 1 जनवरी 2017 से प्रभावी है और इसका क्रियान्वयन महिला और बाल विकास मंत्रालय के द्वारा किया जा रहा है। और इसमें प्रावधान ये है कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के प्रावधानों के अनुरूप गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली माताओं के प्रथम बच्चे के जन्म पर 5,000 रुपये नकद 3 किस्तों में दिया जाता है। पहली किस्त में 1,000 रुपये गर्भावस्था के पंजीकरण के समय, दूसरी किस्त में 2,000 रुपये गर्भावस्था के 6 माह बाद और कम से कम 1 प्रसव पूर्व जांच कराने के बाद, और तीसरी किस्त जो है ये 2,000 रुपये जन्म के पंजीकरण और टीकाकरण चक्र के शुरू होने पर इसमें दिया जाता है। आइए जानते हैं प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के बारे में। दोस्तों प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना 13 जनवरी 2016 को शुरू की गई और ये प्रभावी हुई खरीफ वर्ष 2016 से। इसका लक्ष्य फसलों की क्षति की स्थिति में किसानों को वित्तीय सहयोग, आच्छादित फसलों में रबी, खरीफ और वाणिज्यिक और बागवानी इसमें शामिल की गई हैं। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में किसानों द्वारा देय प्रीमियम राशि कितनी है? तो खरीफ पर 2%, रबी पर 1.5% और वाणिज्यिक और बागवानी पर 5% इसमें किसानों द्वारा देय प्रीमियम राशि है। वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए इसमें 15,500 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के बारे में जानते हैं, PMKSY। दोस्तों प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना जो है इसका अनुमोदन 1 जुलाई 2015 को और इसका विलय आप जान लीजिए PMKSY में 3 पूर्व योजनाओं का विलय हुआ है। एक तो त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम AIBP, समेकित वाटरशेड प्रबंधन कार्यक्रम यानी IWMP और ऑन फार्म जल प्रबंधन यानी OFWM। और इसका लक्ष्य उचित प्रौद्योगिकी और पद्धतियों के माध्यम से जल का दक्ष उपयोग और क्षेत्रीय स्तर पर सिंचाई में निवेश संवर्धन करना है। और वित्तीय आवंटन आप जान लीजिए दोस्तों कि इस योजना में जो वित्तीय आवंटन हुआ है आप जान लीजिए प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना में ये 2022-23 के लिए 12,954 करोड़ रुपए का हुआ है।
अगली महत्वपूर्ण योजना है मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना। इसको आप जान लीजिए। मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना, इसका शुभारंभ दोस्तों 19 फरवरी 2015 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा सूरतगढ़ राजस्थान से इस योजना का शुभारंभ किया गया है। और प्रधानमंत्री मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना का जो है कार्यान्वयन कृषि और सहकारिता विभाग द्वारा किया जा रहा है। इसका नारा है स्वस्थ धरा खेत हरा, और ये सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में लागू है। और आप जान लीजिए दोस्तों, इसमें किसानों को मृदा की वास्तविक स्थिति बताना होता है और संपोषणी कृषि को बढ़ावा देना। इसमें प्रावधान प्रत्येक 3 वर्ष के चक्र में मृदा स्वास्थ्य कार्ड जारी करना होता है। अब आइए देखते हैं दोस्तों, भारत की बहुत ही महत्वपूर्ण और महत्वाकांक्षी योजना मेक इन इंडिया के बारे में। इसका लोगो आप जान लीजिए। यहाँ पर मेक इन इंडिया जो है ये एक शेर है। और इसका प्रारंभ दोस्तों, ये प्रारंभ कब हुआ है? तो 25 सितंबर 2014 से मेक इन इंडिया योजना का प्रारंभ हुआ है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। और इसमें मुख्य जो लक्ष्य है, ये विनिर्माण क्षेत्र के संवर्धन के लिए, जिससे भारत को विनिर्माण निवेश और अभिनव प्रयोगों के वैश्विक केंद्र के रूप में परिवर्तित किया जा सके। और 2022 तक सकल घरेलू उत्पाद में विनिर्माण क्षेत्र की हिस्सेदारी को 16% से बढ़ाकर 25% करना मेक इन इंडिया योजना का उद्देश्य है। दीनदयाल उपाध्याय श्रमेव जयते योजना, तो इस योजना का प्रारंभ 16 अक्टूबर 2014 से किया गया है। और इसका लक्ष्य श्रम क्षेत्र को पारदर्शिता और दक्षता के माध्यम से औद्योगिक विकास के अनुकूल परिवेश बनाना है। और इसमें जो शामिल योजनाएं हैं, यानी दीनदयाल उपाध्याय श्रमेव जयते योजना में समर्पित श्रम सुविधा पोर्टल, आकस्मिक निरीक्षण की नई योजना, यूनिवर्सल खाता, प्रशिक्षु प्रोत्साहन योजना और पुनर्गठित राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना। दोस्तों यहाँ पर देखिए, शहरों के विकास के लिए, उनके पुनर्संरचना के लिए एक स्मार्ट सिटी योजना है। आप देख लीजिए। इसका प्रारंभ दोस्तों 25 जून 2015 को हुई और उद्घाटन 25 जून 2016 को हुआ था। इसका लक्ष्य, यानी स्मार्ट सिटी मिशन का लक्ष्य, शहरों में मूल बुनियादी सुविधाओं का विकास करना, नागरिकों को सभ्य और गुणवत्तापूर्ण जीवन शैली प्रदान करना, स्वच्छ और टिकाऊ पर्यावरण का निर्माण करना है। और सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को समग्र रूप से 100 स्मार्ट सिटी के विस्तारित किए जाने का लक्ष्य स्मार्ट सिटी मिशन का मुख्य उद्देश्य है। और दोस्तों, स्मार्ट सिटी मिशन में आप देख लीजिए कि वित्तीयन जो है वो केंद्र द्वारा प्रति शहर प्रतिवर्ष 100 करोड़ रुपए का, और इतनी ही राशि का राज्यों द्वारा योगदान किया जाता है जो शहर स्मार्ट सिटी के अंतर्गत शामिल किए जाते हैं। सर्वाधिक स्मार्ट शहर कहाँ पर प्रस्तावित हैं? तो उत्तर प्रदेश में 13 और तमिलनाडु में 12 स्मार्ट शहरों का जो है ये प्रस्ताव है। अगली योजना है अटल नवीकरण और शहरी परिवर्तन मिशन, और इसका प्रारंभ 25 जून 2015 को नई दिल्ली में हुआ था। अटल नवीकरण और शहरीकरण परिवर्तन मिशन का उद्देश्य या लक्ष्य दोस्तों, 1 लाख से अधिक आबादी वाले सभी शहरों सहित सभी राजधानियों में बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराना है। इसमें प्रमुख क्षेत्र जलापूर्ति, सीवरेज सुविधा और सेप्टेज प्रबंधन, बाढ़ को कम करने के लिए वर्षा जल का प्रबंधन, पैदल मार्ग, गैर मोटरीकृत और सार्वजनिक परिवहन सुविधाएं और पार्किंग स्थल, बच्चों के लिए हरित स्थल और पार्कों तथा मनोरंजन केंद्रों का निर्माण करना है। इसका वित्तीयन 2015-16 से 5 वर्ष के लिए होना है और कुल परिव्यय इसमें 50,000 करोड़ रुपए है अटल नवीकरण और शहरी परिवर्तन मिशन में। दोस्तों, एक देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण योजना है स्टैंड अप इंडिया, और इसकी घोषणा 15 अगस्त 2015 को हुई थी। स्टैंड अप इंडिया इंडेवर एंड प्रॉस्पर, यहाँ इसका लोगो दिया गया है। इसका शुभारंभ 5 अप्रैल 2016 को नोएडा उत्तर प्रदेश से हुआ था स्टैंड अप इंडिया का। और इसका लक्ष्य संस्थागत साख संरचना तक अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और महिला उद्यमियों की पहुंच को आसान बनाना, सभी वाणिज्यिक बैंकों की प्रत्येक शाखा से कम एक अनुसूचित जाति, जनजाति और एक महिला ऋणग्राही को नव उद्यम के लिए 10 लाख से 1 करोड़ रुपए तक का ऋण उपलब्ध कराना स्टैंड अप इंडिया के अंतर्गत है। और इसमें प्रमुख तथ्य ये हैं कि इसके क्रियान्वयन के लिए सिडबी द्वारा पुनर्वित्त पोषण, नेशनल क्रेडिट गारंटी ट्रस्ट कंपनी लिमिटेड जो है
5,000 करोड़ रुपए के कोष के माध्यम से क्रेडिट गारंटी तंत्र बनाएगा स्टैंड अप इंडिया में। अब आइए देखते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के बारे में। दोस्तों इसका प्रारंभ आप जान लीजिए, ये बहुत ही महत्वपूर्ण योजना है लड़कियों के लिए। 22 जनवरी 2015 को पानीपत हरियाणा से इसका प्रारंभ हुआ और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, मानव संसाधन विकास मंत्रालय और महिला और बाल विकास मंत्रालय की ये संयुक्त पहल है। और इसका लक्ष्य ये लिंग आधारित या जेंडर बेस्ड भेदभाव को खत्म करके लिंगानुपात को ऊपर उठाना है। और प्रारंभ में ये 100 जिलों में लागू किया गया था, लेकिन वर्तमान में देश के समस्त जिलों में इसको विस्तारित किया गया है। अब आइए देखते हैं दोस्तों एक महत्वपूर्ण योजना प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के बारे में, जिसको PMUY शार्ट में कहा जाता है। PMUY यानी प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना। अब देख लीजिए दोस्तों, इसका प्रारंभ 1 मई 2016 से बलिया उत्तर प्रदेश से हुआ। इसका आदर्श वाक्य है कि स्वच्छ ईंधन बेहतर जीवन, और लक्ष्य क्या है? गरीबी रेखा से नीचे यानी BPL बिलो पावर्टी लाइन जीवन यापन करने वाले परिवारों को LPG उपलब्ध करवाना, और वित्तीय सहायता BPL परिवारों के लिए प्रत्येक कनेक्शन पर 1600 रुपये की सहायता इसमें दिया जाना है। दोस्तों 2016 से 2019 में 5 करोड़ BPL परिवारों को रसोई गैस कनेक्शन, और 2018-19 में इसको संशोधित कर 8 करोड़ BPL परिवारों के लिए ये किया गया। और इसी प्रकार उज्ज्वला 2 योजना का भी प्रारंभ किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा महोबा उत्तर प्रदेश से उज्ज्वला 2 योजना का प्रारंभ हुआ, और प्रवासी परिवारों को विशेष सुविधा के साथ 1.6 करोड़ LPG का अतिरिक्त आवंटन इसके तहत किया गया है। दोस्तों अभी आपने पढ़ा है स्टैंड अप इंडिया के बारे में। अब यहाँ पर देखिए स्टार्टअप इंडिया के बारे में। दोस्तों स्टार्टअप इंडिया की घोषणा 15 अगस्त 2015 को और इसका शुभारंभ 16 जनवरी 2016 को किया गया। और आप जान लीजिए इसका उद्देश्य नवोन्मेष यानी इनोवेशन को बढ़ावा और कारोबार की शुरुआत के लिए अनुकूल वातावरण का सृजन करना है। ग्रामीण क्षेत्रों के लिए स्टार्टअप इंडिया अभियान का नाम दीनदयाल उपाध्याय स्वनियोजन योजना है। नव प्रवर्तन आधारित स्टार्टअप को वित्तीय सहायता के लिए 10,000 करोड़ रुपए की फंड की स्थापना की गई है, और फंड का प्रबंधन सिडबी के द्वारा किया जाता है। योग्यता क्या है इसके लिए? तो दोस्तों कंपनी का गठन और पंजीकरण भारत में किसी वित्तीय वर्ष में वार्षिक कारोबार 25 करोड़ से अधिक न हो। एक महत्वपूर्ण योजना श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूर्बन मिशन के बारे में जान लीजिए। तो इसका प्रारंभ 21 फरवरी 2016 से हुआ। लक्ष्य है देश में स्थानीय आर्थिक विकास को प्रोत्साहित करने के लिए 300 ग्रामीण क्लस्टरों का विकास, जिन्हें रूर्बन क्लस्टर नाम दिया गया है। और दोस्तों इसके अलावा राज्य सरकारों द्वारा ऐसे ग्राम पंचायतों का समूह का चयन जिनकी जनसंख्या जो है आप जान लीजिए मैदानी और तटीय भागों में 25 से 50,000 और रेगिस्तानी पहाड़ी द्वीपीय और जनजातीय क्षेत्रों में 5 से 5,000 हो। और आप जान लीजिए इसमें वित्तीयन 2022-23 के लिए 550 करोड़ रुपए का प्रावधान श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूर्बन मिशन के अंतर्गत किया गया है। एक महत्वपूर्ण योजना है प्रधानमंत्री जन धन योजना। तो प्रधानमंत्री जन धन योजना का जो प्रारंभ है दोस्तों, शुरुआत है आप जान लीजिए 28 अगस्त 2014 को किया गया। मेरा खाता भाग्य विधाता इसका आदर्श वाक्य है, और इसका लक्ष्य वंचित वर्गों का वित्तीय समावेशन करना है। और इसमें घटक क्या हैं? वंचित एवं गरीब लोगों को वित्तीय सेवाओं, बचत खाता, साख, बीमा, पेंशन आदि की उपलब्धता, प्रत्यक्ष लाभ अंतरण से संबद्ध करना, रुपे डेबिट कार्ड के साथ 1 लाख रुपए का दुर्घटना बीमा कवर, ये सब प्रधानमंत्री जन धन योजना के प्रमुख जो हैं घटक हैं। और एक महत्वपूर्ण योजना प्रधानमंत्री मुद्रा योजना और स्वच्छ भारत योजना, इसके बारे में जान लेते हैं। दोस्तों आप जान लीजिए जो प्रधानमंत्री मुद्रा योजना है इसका प्रारंभ 8 अप्रैल 2015 को धनहीन को धन प्रदान करना यानी फंडिंग टू द अनफंडेड इस रूप में की गई। और इसमें सुविधा सूक्ष्म तथा
3 श्रेणियों में, आप देख लीजिए, बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। सूक्ष्म संस्थाओं का 3 श्रेणियों में विभाजन किया गया है प्रधानमंत्री मुद्रा योजना में। शिशु श्रेणी में 50,000 रुपये तक के ऋण आच्छादित हैं। किशोर जो श्रेणी है उसमें 50,000 से अधिक और 5 लाख रुपए तक के ऋण आच्छादित हैं। तरुण योजना में 5 लाख से अधिक और 10 लाख तक के ऋण आच्छादित हैं। और मुद्रा का फुल फॉर्म होता है माइक्रो यूनिट डेवलपमेंट एंड रिफाइनेंस एजेंसी, यानी मुद्रा। और इसका गठन, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना का गठन कंपनी अधिनियम 2013 के अंतर्गत भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक की अनुषंगी इकाई के रूप में किया गया है। अब आइए जान लेते हैं क्लीन इंडिया मिशन यानी स्वच्छ भारत मिशन के बारे में। दोस्तों, गांधी जयंती के अवसर पर गांधी जी की 150वीं जयंती 2 अक्टूबर 2014 को स्वच्छ भारत मिशन योजना की शुरुआत की गई और 2014 से 2019 तक ये 5 वर्ष के लिए ये योजना शुरू की गई थी और इसका उद्देश्य संपूर्ण भारत को स्वच्छ बनाना था। और बजट आवंटन अगर आप देखें तो 2022-23 के लिए 2300 करोड़ रुपए, केंद्र सरकार और राज्य सरकारों द्वारा वित्तीयन का अनुपात राज्यों में 75 और 25, पूर्वोत्तर और विशेष श्रेणी के राज्यों के लिए 90 और 10 के, तथा स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के लिए 2023 में 7,192 करोड़ रुपए का जो है फंडिंग या फाइनेंस किया गया है। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो। बहुत ही महत्वपूर्ण रहा है ये आर्थिक और सामाजिक विकास के अंतर्गत। इसमें हमने रोजगार, बेरोजगारी और गरीबी तथा जो लोगों की आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ करने के लिए सरकार द्वारा विभिन्न कल्याणकारी योजनाएं चलाई जा रही हैं, उनसे संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य और जानकारी जो आपके आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी है। आप इन प्रश्नों को तैयार कर लीजिएगा। इसमें हमने इस तरह से सभी योजनाओं को कवर किया है ताकि आप सुनकर भी इसे आप कवर कर सकें, तैयार कर सकें। तो आप वीडियो देख भी सकते हैं और इसे अगर किसी काम में है तो आप इसको सुनकर अपनी रिवीजन कर सकते हैं। वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। नमस्कार।